हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेक्शन 26 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बाकी के क्लॉज कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग क्लॉज ए जो डाइंग डिक्लेरेशन की बात करता है वो कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 26 सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। सेक्शन प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बाकी के क्लॉजेस और उसके साथ इलस्ट्रेशंस कंप्लीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो सेक्शन 26 बात करता है ऐसे स्टेटमेंट की जो कि कब रेलेवेंट है, जब वो पर्सन जिसने स्टेटमेंट दिए हैं वो मर चुका है या फिर वो मिल नहीं रहा, उसे ढूंढा नहीं जा सकता है, या फिर अब वो एविडेंस देने के लायक नहीं रहा, इनकैपेबल हो गया है, या फिर जिसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता और अगर उसे कोर्ट में बुलाया जाएगा तो बहुत खर्चा होगा या बहुत टाइम लगेगा जो कि कोर्ट को अनरीज़नेबल लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है उसको नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि वो आ नहीं सकता है किसी ना किसी रीज़न से, बट उसके स्टेटमेंट को प्रूफ किया जा सकता है, उसके स्टेटमेंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके स्टेटमेंट को रेलेवेंट माना गया है। मेकर ऑफ द स्टेटमेंट खुद नहीं आ रहा है पर जो उसका स्टेटमेंट है उसका यूज़ किया जा सकता है। तो इसके बाद हम लोग क्लॉज ए कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, केस लॉस के साथ डिस्कस किया है और आपको ज़रूर समझ में आएगा। क्लॉज बी स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉज बी बात करता है वो स्टेटमेंट जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस के दौरान बनाए गए हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान बनाए गए हैं। क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 26 बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय सच पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business or in the discharge of official duty or of any acknowledgement written or signed by him on the receipt of money, goods, security or property of any kind, or document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or of a document usually dated, written or signed by him। तो सपोज़ करिए कोई एक पर्सन है जो बिज़नेस के दौरान कोई एक मेमोरेंडम बनाता है, एंट्री लिखता है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि उसने आज कितने का सामान ख़रीदा, किस किस को सामान भेजा, फिर उसको वो साइन करता है, या फिर कोई रिसिप्ट मिलती है उसे, उस पे उसके द्वारा साइन किया जाता है, या उसकी नॉलेज में जो बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस आते हैं वो उसको नोट डाउन करता है बिज़नेस के दौरान। तो ऐसा कोई भी काम वो करता है जो उसके द्वारा लिखा जाता है, साइन किया जाता है, डेट डाली जाती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई मेमोरेंडम हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई सिक्योरिटी हो सकती है। और ये सब कब हो रहा है? ये बिज़नेस के दौरान में हो रहा है, उसके बिज़नेस से जुड़ा हुआ काम है और वो यूजुअली ये सारी एंट्रीज़ को प्रिपेयर करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 26 के अंदर ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट तो खुद नहीं आ सकता क्योंकि कोई ना कोई रीज़न है, या तो वो मर गया है, मिल नहीं रहा, जो भी रीज़न्स है, बट जो उसने स्टेटमेंट बनाए थे, चाहे वो किसी डायरी में नोट करा था, उसने मेमोरेंडम में नोट करा था, तो वो स्टेटमेंट्स क्या हो जाएंगे? वो रेलेवेंट हो जाएंगे और उनको प्रोड्यूस किया जा सकेगा। तो इसके लिए हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज एज टू द डेट ऑफ एज बर्थ। तो सवाल उठता है कि ए के बर्थ की डेट क्या थी, मतलब ए किस तारीख को पैदा हुआ था। An entry in the diary of a deceased surgeon regularly kept in the course of business stating that on a given day he attended A's mother and delivered her of a son is a relevant fact। तो एक सर्जन था, उसने डायरी मेंटेन करी हुई थी जो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिज़नेस में अपने काम के दौरान रेगुलरली मेंटेन करता था, और उसमें उसने लिखा था कि उसने फला डेट को
ए की जो मदर है उनको अटेंड किया था और उनकी डिलीवरी करवाई थी और उनका बेटा हुआ था। तो जो डेट पे उसने ये एंट्री बनाई उसको रेलेवेंट मान लिया जाएगा ए की बर्थ डेट के लिए। Illustration C. The question is whether A was in नागपुर on a given day. तो सवाल उठता है क्या ए नागपुर में था, कोई तारीख है फला तारीख को ए क्या नागपुर में था। A statement in the diary of a deceased solicitor regularly kept in the course of business that on a given day the solicitor attended A at the place mentioned in the Nagpur for the purpose of conferring with him upon a specified business is a relevant fact. तो सवाल क्या था, क्या ए फला तारीख को नागपुर में था। अब एक सॉलिसिटर था नागपुर में जो नागपुर में रहता था और वो जिन लोगों से भी मिलता था काम के सिलसिले में तो वो डायरी मेंटेन करता था। वो तो मर गया, सॉलिसिटर मर गया, लेकिन सॉलिसिटर ने डायरी मेंटेन करी हुई थी और जिसमें उसने लिखा था कि वो ए से फला तारीख को मिला है किसी जगह पर नागपुर में बिज़नेस पर्पस के लिए। तो जो उसकी डायरी है जिसमें वो स्टेटमेंट लिखा था उसने अपने बिज़नेस के दौरान, ये क्या साबित करता है, ये किस चीज़ के लिए रेलेवेंट हो जाएगा कि ए नागपुर में था, तभी तो वो सॉलिसिटर से मिला था। और रेलेवेंट क्यों हो जाएगा, सॉलिसिटर को क्यों नहीं बुला सकते कोर्ट में, क्योंकि वो तो मर चुका है। तो उसकी डायरी क्या हो जाएगी, या जो भी उसने मेंटेन किया है एंट्री अपने बिजनेस को लेकर, वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 26 के अंदर। Clause C. When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose him or would have exposed him to the criminal proceeding or to a suit for damages. तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि कोई स्टेटमेंट है जो कि जो मेकर ऑफ द स्टेटमेंट है उसकी पिक्यूनरी या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, या फिर अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उस पर कोई लाइबिलिटी लग सकती है, कोई डैमेजेस उसको पे करना पड़ सकता है, या कोई क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उसके खिलाफ हो सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक पर्सन है वो अपने ही पिक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो कोई पागल तो है नहीं जो अपने ही इंटरेस्ट के खिलाफ स्टेटमेंट देगा। वो सही होगा तभी बोलेगा। जैसे अगर कोई कहता है, डायरी में मेंशन करता है कि ए पर्सन डायरी में मेंशन करता है कि उसने बी पर्सन से लोन लिया हुआ है और जो उसने अभी भी चुकाया नहीं है, उसको अभी भी पैसे उसने वापस नहीं करे हैं और ए ने बी से लोन लिया हुआ है, तो अब ये उसकी पिक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब वो पागल तो है नहीं कि वो अपने पिक्यूनरी इंटरेस्ट के अगेंस्ट लिखेगा, तो ट्रू होगा तभी लिखा होगा। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सेक्शन 26 के अंदर रेलेवेंट हो जाएंगे। मतलब कि अगर ए पर्सन वो नहीं मिल रहा है तो जो भी उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है अपने ही खिलाफ वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद क्लॉज डी बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट गिव्स द ओपिनियन ऑफ एनी सच पर्सन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी पब्लिक राइट और कस्टम और मैटर ऑफ पब्लिक और जनरल इंटरेस्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ विच if it existed he would have been likely to be aware, and when such a statement was made before any controversy as to such right custom और a matter has arisen। तो कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या कर रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, और ओपिनियन किसके बारे में है, कोई राइट के बारे में है, कोई कस्टम के बारे में है, कोई ऐसे मुद्दे पर है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है। तो कोई पर्सन जो अपनी राय दे रहा है कि हाँ ये राइट एग्जिस्ट करता है या फिर ये राइट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसी कोई ओपिनियन है और वो पर्सन है, वो ऐसा पर्सन है जिसको उसके बारे में जानकारी है, अवेयरनेस है उस राइट के बारे में, जिस मुद्दे पर वो ओपिनियन दे रहा है ना इस क्लॉज के अंदर उसके पास जानकारी भी है, तब उस पर्सन का जो स्टेटमेंट है वो रेलेवेंट हो जाएगा। बट ये उस स्टेटमेंट जो उसका ओपिनियन
ये कब दिया होना चाहिए? जब मैटर कंट्रोवर्सी में आया है, जब वो राइट कस्टम कंट्रोवर्सी में आया है, उसके पहले उसने स्टेटमेंट दिया होना चाहिए। तो मतलब कोई भी कंट्रोवर्सी होने के पहले कोई एक ऐसा पर्सन था जिसके पास अवेयरनेस थी उस राइट की, उस कस्टम की, जिस पे उसने ओपिनियन दिया, और बाद में ओपिनियन उसके देने के बाद डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो उस पर्सन का ऐसा ओपिनियन, ऐसे स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। तो क्लॉज डी के लिए हम इलस्ट्रेशन एफ पढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन एफ क्या बात करता है? द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर लीगली मैरिड। द स्टेटमेंट ऑफ अ डिसीज्ड क्लर्गीमैन दैट ही married them under such circumstances that the celebration would be crime is relevant। तो सवाल उठता है कि क्या ए और बी ने आपस में शादी करी है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो क्लर्की मैन है जिसके पास अवेयरनेस है, वो ये बात बताता है कि ऐसे वक्त पे शादी हुई जहाँ पर सेलिब्रेशन क्या था, इलीगल था, क्राइम था। तो उसके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि क्लर्कीमैन कौन है? प्रीस्ट है जो शादी करवाता है। अब उसने ओपिनियन दिया है, अब वो क्या हो जाएगा? रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि उसके पास तो अवेयरनेस होगी ना इस मैटर की, इसलिए क्या हो जाएगा? इस पर्सन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद इलस्ट्रेशन आई है जो कि बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज़ अ पब्लिक वे। अ स्टेटमेंट बाय अ डिसीज्ड हेडमैन ऑफ द विलेज दैट द रोड वॉज अ पब्लिक इज़ अ रेलिवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ये रोड है क्या ये पब्लिक वे है? तो डिसीज्ड पर्सन है ए जो कि हेडमैन है विलेज का, वो हेडमैन है तो जाहिर सी बात है उसे इस बात की जानकारी होगी कि कौन सी रोड पब्लिक वे है या नहीं है। तो उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट जो विलेज का हेडमैन था, मुखिया था, रिगार्डिंग द पब्लिक रोड क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। Clause E, when the statement relates to the existence of any relationship by blood, marriage, adoption between persons as to whose relationship by blood, marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was arisen। क्लॉज ई बात कर रहा है कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है लोगों उसके रिलेशनशिप को लेकर, जो कि रिलेशन जिस पर वो नॉलेज रख रहा है वो लोग बाय ब्लड, मैरिज या अडॉप्शन रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसके पास स्पेशल नॉलेज है और डिस्प्यूट अराइज होने से पहले वो स्टेटमेंट दे रहा है रिलेशनशिप के बारे में। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम देखेंगे इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन के बात करता है द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज़ डेड वॉज द फादर ऑफ बी। तो ए जो कि मर चुका है, क्या वो बी का पिता है? तो अ स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वॉज हिज सन इज़ रेलेवेंट। तो ए ने स्टेटमेंट दिया होगा कि वो बी का पिता है, तो ये क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा। अब ए के पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है और यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हो रही है, बाय ब्लड, मैरिज और अडॉप्शन में से कोई भी हो सकता है, और वो मर चुका है। अब उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कब था? ये सवाल उठने से पहले कि वो बी का पिता है या फिर नहीं है। तो उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज भी रखता है, रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद है इलस्ट्रेशन एल जो बात करता है द क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द डेट ऑफ द बर्थ ऑफ ए। तो सवाल ये उठता है कि ए की डेट ऑफ बर्थ क्या है, डीओबी क्या है। अ लेटर फ्रॉम एज डिसीज्ड फादर टू हिज फ्रेंड अनाउंसिंग द बर्थ ऑफ ए ऑन अ गिवन डे इज़ अ रेलेवेंट। तो ए के जो मरे हुए पिता हैं उन्होंने अपने दोस्त को लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो उनका बेटा है ए, उसकी बर्थ डेट क्या है, उसके बारे में उन्होंने अपने दोस्त को बताया था जो ए के पिता हैं। तो उनके द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रेलेवेंट हो जाएगा।
उसके बाद है क्लॉज एफ जो कि बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन बिटवीन पर्सन्स डिसीज्ड and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belong or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such a statement are usually made, and when such a statement was made before the question in dispute was arised. तो यहाँ पे बात हो रही है कि कोई पर्सन है जो कि मर चुके हैं और उनके एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप की बात हो रही है, वो ब्लड मैरिज और अडॉप्शन से जुड़े हो सकते हैं। और कौन लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही है, वो मर चुके हैं, क्या वो आपस में बाय ब्लड, बाय मैरिज और बाय अडॉप्शन जुड़े हुए थे। तो कोई भी स्टेटमेंट जो इस बातों को बताता हो और उसके रिगार्डिंग, इनके रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट किसी विल में, डीड में, टॉम स्टोन पर, किसी पोर्ट्रेट में, फैमिली पेडिग्री में, तो ऐसी जगह पर कोई भी स्टेटमेंट है जो मरे हुए लोगों का रिलेशनशिप बता रहा है, वो डॉक्यूमेंट, वो विल क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है दो क्लॉज में, ई और एफ में, तो इसके लिए हम डिफरेंस जानेंगे। अब देखिए, क्लॉज जो एफ है वो बात करता है रिलेशनशिप ऐसे दो लोगों के बीच में जो कि ज़िंदा भी हो सकते हैं और मरे हुए भी हो सकते हैं। क्लॉज एफ में जिन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है ना, वो ज़िंदा भी हो सकते हैं और मरे हुए भी हो सकते हैं। बट क्लॉज ई में जिनके बारे में बात हो रही है, बट क्लॉज एफ में साफ साफ लिखा है डिसीज्ड पर्सन्स डिसीज्ड हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है वो लोग क्या हैं, मर चुके हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा क्या डिफरेंस है कि ऊपर जो बात हो रही है क्लॉज ई में जो बात हो रही है, वहाँ पर रिटन स्टेटमेंट भी हो सकता है और ओरल स्टेटमेंट भी हो सकता है। ठीक। क्लॉज एफ में कैसा स्टेटमेंट है, तो किसी डीड में है, विल में है, टॉम स्टोन में है, तो कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये रिटर्न ही होगा। तो दो डिफरेंस हो गए। उसके बाद जो क्लॉज ई में बात हो रही है ऐसे व्यक्ति के स्टेटमेंट की जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है और उसके उस नॉलेज के बेसिस पे वो रिलेशनशिप का ओपिनियन दे रहा है। लेकिन क्लॉज एफ में ऐसा कोई भी वर्ड मेंशन नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं क्लॉज ई में और क्लॉज एफ में ये डिफरेंसेस हैं। फिर से रिपीट करते हैं, क्लॉज ई में जिन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है वो ज़िंदा भी हो सकते हैं, मरे हुए भी हो सकते हैं। बट क्लॉज एफ में जिन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है वो डिसीज्ड पर्सन्स हैं। क्लॉज ई में स्टेटमेंट रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, क्लॉज एफ में रिटन होगा। क्लॉज ई में जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है, कुछ जानकारी है स्पेशल, लेकिन क्लॉज एफ में ऐसा नहीं है। तो दोनों क्लॉजेस में क्या है, डिफरेंसेस हैं। क्लॉज जी बात करता है व्हेन द स्टेटमेंट इज कंटेन इन एनी डीड, will or other document which relates to any such transaction as specified in clause A of section 11। तो क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 11 बात करता है कोई ऐसा राइट है, कोई कस्टम है, कोई राइट और कोई कस्टम से जुड़ा कोई ट्रांजैक्शन है और वो ट्रांजैक्शन उस राइट का होना ना होना, उसमें मॉडिफिकेशन होना, उसको डिनाई किया जाना, उसको असर्ट किया जाना उस राइट को, या फिर उस राइट को क्रिएट किया जाना, कोई ऐसे ट्रांजैक्शन की बात करता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कोई ट्रांजैक्शन जिससे कोई राइट क्लेम किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, असर्ट किया जा रहा है। ठीक। तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे कोई राइट को क्लेम किया जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है। अब वो ट्रांजैक्शन से जुड़ा स्टेटमेंट कहाँ पर है, किसी विल में है, किसी डीड में है, किसी अदर डॉक्यूमेंट में, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जो फला व्यक्ति है, सपोज़ ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति के पास राइट है ईजमेंट का, किसी डीड में लिखा है, किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है, और वो जिस व्यक्ति ने
जो डॉक्यूमेंट लिखा था वो व्यक्ति तो मर गया या फिर कोर्ट में आ नहीं सकता। अब जो ईजमेंट का राइट है वो क्रिएट हो रहा है उस डॉक्यूमेंट से, अजर्ट हो रहा है उस डॉक्यूमेंट से, और तो ऐसा क्या हो जाएगा, वो जो स्टेटमेंट जो ऐसे राइट को क्लेम कर रहा है वो रेलेवेंट हो जाएगा। उसके बाद है क्लॉज एच, जो बताता है व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन्स एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग और एक्सप्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन। तो कोई स्टेटमेंट है जो कि नंबर ऑफ पर्सन्स के फीलिंग्स बता रहा है और वो कहीं पर एक्सप्रेस किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा, रेलेवेंट हो जाएगा जब वो मैटर जिस पे उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है वो मैटर जब इन क्वेश्चन होगा, डिस्प्यूटेड होगा, तो उन पर्सन्स के जो भी फीलिंग्स इमोशन रहे थे जो एक्सप्रेसली कहीं पर मेंशन थे स्टेटमेंट के फॉर्म में, वो क्या हो जाएंगे, रेलेवेंट हो जाएंगे सेक्शन 26 के अंदर। तो आई होप आपको सेक्शन 26 क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।